हेलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक पूरा समाप्त कर देंगे बायोलॉजी के पार्ट का। स्त्री केसर की संरचना है। क्या है स्त्री केसर की संरचना? टॉपिक हमारा स्त्री केसर की संरचना। पिछला टॉपिक आपने पढ़ा होगा पुष्पिपादुओं में। वो अपने पिछला टॉपिक क्या था आपका? क्या था आपका पिछला टॉपिक? आपको पता है क्या? याद है किसी को? पिछला टॉपिक किस बारे में था, किसके लिए था? याद करो। पिछला टॉपिक था हमारे पुष्पिपादुओं में लैंगिक जनन। पिछला टॉपिक क्या था? पुष्पिपादुओं में लैंगिक जनन और उसके कार्य। क्या थे पुष्पिपादुओं में और लैंगिक जनन के कार्य? हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था आंतरिक अवस्था। आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना क्या होती है? स्त्री केसर की संरचना में वो स्त्री केसर पौधे का मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? पौधे का मादा जनन अंग। मादा जनन अंग है। इसके अंदर स्त्री केसर के अंदर क्या होता है? स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका? मादा युग्मक का निर्माण। स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक निर्माण। तो ये स्त्री केसर किसकी इकाई है? जयांक की इकाई है। किसकी इकाई है? जयांक की इकाई। स्त्री केसर किसकी इकाई है? जयांक की इकाई। स्त्री केसर की संरचना कैसे होती है? किसी को पता है कि स्त्री केसर की संरचना क्या होती है? स्त्री केसर की संरचना जो इस टाइप होती है। स्त्री केसर की संरचना हमको आपको पूरे वर्ती में ये ऊपर ऐसा क्या है? ये है हमारी वर्तिकाग्र। क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र। ये हमारी वर्तिका, ये हमारा अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये क्या है? वर्तिकाग्र का कार्य क्या है? यह मादा जनन अंग। ये क्या? वर्तिकाग्र क्या है? ये मादा जनन अंग का स्त्री केसर की सबसे ऊपरी परत है। ये मादा जनन अंग का स्त्री केसर की सबसे ऊपरी परत है। ये प्रथम संरचना होती है। ये छातेनुमा संरचना होती है। जिस पर जैसे ये परागण आ रहे हैं, जिस पर परागण की क्रिया के दौरान परागण आकर गिरते हैं। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के सबसे ये जो ऊपरला भाग एक चिपचिपा होता है। जब परागण की क्रिया हो रही है, परागण आ रहे हैं ऊपर से और परागण इस पर आकर गिरते हैं, तो परागण इस पे आके चिपक जाते हैं। क्या बच्चों? परागण आके इस पे चिपक जाते हैं। क्या बच्चों? परागण आके चिपक जाते हैं। किसकी क्रिया के दौरान? जब पौधों में पुष्प की परागण की क्रिया के दौरान वर्तिका का ऊपरला भाग चिपचिपा के कारण होता है। ठीक है। वर्तिका, ये वर्तिका क्या होती है? वर्तिकाग्र जो स्त्री केसर के वर्तिका के जस्ट नीचे जो भाग दिख रहा है, ये आपको पतला सा, ये मध्य भाग है। ये खोखली परत होती है। ये परागण के द्वारा बनने वाली नलिका, पराग नलिका को एक रास्ता या ढांचा प्रदान करती है। ये वर्तिकाग्र एवं अंडाशय के आपस में जोड़ने का कार्य करती है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य क्या करती है? वर्तिका। ठीक। तो ये पुष्पासन का स्थित होता है। तो मैं आपको एक अंडाशय किस पर स्थित होता है? पुष्पासन पर। किस पे स्थित होता है बच्चों? पुष्पासन पर। किस पे स्थित होता है बच्चों? पुष्पासन पर। अंडाशय, किसी को पता है कि अंडाशय क्या होता है? अंडाशय के बारे में बताओ बच्चों, क्या होता है अंडाशय? पहले मुझे कमेंट में सेशन करो, कमेंट में बताओ क्या होता है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय क्या होता है? अंडाशय के ये मादा जनन का स्त्री केसर का नीचा फूला हुआ भाग, जो ये आपको दिख रहा है फूला हुआ भाग, ये स्त्री केसर का फूला हुआ भाग ही अंडाशय है। ठीक है। ये पुष्पासन पर स्थित है। ये जो है ना, ये पुष्पासन पर स्थित होता है। ठीक है। ये निषेचन की क्रिया के दौरान पश्चात फल का रूपांतरण हो जाता है। इसमें निषेचन की क्रिया के पश्चात फल का निर्माण होता है। ठीक है। अंडाशय के भीतर बीजांड नामक संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये बीजांड नामक
संरचना पाई जाती है। जो निषेचन की क्रिया के पश्चात बीज फल में बदल जाता है। क्या? निषेचन की क्रिया के पश्चात जो फल होता है इसमें बीज बन जाता है। और बीजांड की संरचना, मैं आज टॉपिक बहुत फास्ट चला रहा हूँ आपको। बीजांड की संरचना क्या होती है? बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना कैसी होती है आपको पता है क्या? बीजांड की संरचना पता है किसी को? बीजांड की संरचना ये है। बीजांड की संरचना कितना सीधा बनाया मैंने बीजांड की चित्र। आपको ही इतना फास्ट ही बनाना है बीजांड का चित्र। बोर्ड में अगर आ जाए तो बीजांड का चित्र ऐसे ही बनाना है। फास्ट बनाओगे क्वेश्चन आपको जल्दी ही नंबर मिलेगा। ये ऊपर का भाग क्या है? चेलेसा। ये चेलेसा, ऊपर का जो खुला हुआ भाग है ये चेलेसा है। ये क्या है? ये बाह्य आवरण है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था बाह्य आवरण के बारे में। क्या होता है? ये जो भाग जुड़ा हुआ है ये नाभिका होता है। इसके जस्ट नीचे भाग जो होता है ये बीजांड ग्रंथ है। क्या है ये? बीजांड ग्रंथ। जो कि ये नीचे भाग जो बीजांड ग्रंथ से जुड़ा हुआ नाभिक द्वारा बीजांड द्वार जो ये दिख रहा है वो पीछे खुला, ये हमारा बीजांड द्वार है। और ये कौन सा भाग है? मध्य भाग। क्या? क्या? अंत्यावरण, अतः अध्यावरण। और ये हमारा क्या है? भ्रूणकोश। जल्दी जल्दी इसका फोटो भेज दो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम आईएमपी है बोर्ड की तरफ से, आईएमपी क्वेश्चन है हमारा। ये हो गया आपका अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। क्या? इसका चित्र, सब चित्र। क्या? भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना क्या बढ़ रहा है बच्चों? भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना क्या होती है? गुरु बीजाणु से निर्माण होती है। गुरु बीजाणु आगे जाके क्या बनता है? गुरु बीजाणु ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये सीधा जनरल टॉपिक है, स्पष्ट टॉपिक होता है ऐसे। ये तो मैंने शॉर्ट समझाया, मैं सोचते सही समझूंगा। ये क्या है सबको पता होगा, ऐसे तो सही कर देगा। ये तो सबको पता है, मैंने सीधा सीधा बना दिया। इसको मैं इसके अंदर जो बीजांड होता है मैं इसको बाहर काट लेता हूँ बीजांड को। ये हमारे बीजांड का चित्र होता है। जो बीजांड का चित्र ऐसे होता है। ये आगे जाके किसमें नमन होता है? ये आगे जाके कुछ इस टाइप का चित्र बनता है। भ्रूणकोश के अंदर की संरचना बता रहा हूँ मैं। भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? मैं भ्रूणकोश की अंतः की संरचना बता रहा हूँ। किसी को भ्रूणकोश की संरचना आती है तो याद कर लो, नहीं आती है तो टॉपिक को अच्छे से देखो। मैंने ये क्या बना दी? यही तो भ्रूणकोश की संरचना है। ऊपर का भाग निभाग, ठीक। ये कौन सी कोशिका है तीन बच्चों? ये प्रतिमुखी कोशिका है। ये प्रतिमुखी कोशिका क्या बच्चों समझ आया? प्रतिमुखी कोशिका कौन सी होती है हमारी? यही होती है प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। फिर ये क्या है? दो बीज के अंदर क्या है? यही तो ध्रुवीय कोशिका है। इसको तो लिख देते हैं हम, ध्रुवीय कोशिका नहीं आएगा, प्रकट कर लो ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। अब आपको क्या पता ये दो क्या है? ये सहायक कोशिका। ये बीज की कोशिका कौन सी बताओ? बीज की कोशिका क्या है? बीज की कोशिका हमारी अंड कोशिका है। ठीक। सहायक कोशिका और अंड कोशिका से मिलकर क्या बनता है?
अंड समुच्चय कहा जाता है। ये जो सहायक कोशिका और अंड कोशिका से मिलकर क्या बनता है, इसको हम शुक्र अंड शुक्र जन कहते हैं। ये शुक्र की संरचना पाई जाती है। 2 मिनट्स आप इसकी फोटो खेल लो। क्या बच्चों देखो, हमने ये पढ़ लिया भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु के अंदर कैसे होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु कहलाते हैं। कैसा होता है ये बताए क्या बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको रिसर्च में बता दी क्या। भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है जब गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन में मात्र कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु कहलाती है। क्या होता है लघु बीजाणु को ये बीजांड के तो मात्र कोशिका क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको बीजांड बताया था, मैंने ये बीजांड आपका जो ये होती है इसके अंदर, ये हमारी मात्र कोशिका है। बीजांड का एक मधुकीय कोशिका होती है। ये मधुकीय कोशिका क्या होती है बीजांड के अंदर, क्या इसको हम क्या कहते हैं, मधुकीय कोशिका है। ये मधुकीय कोशिका क्या होती है, मधुकीय कोशिकाओं के अंदर अधोर स्तरीय कोशिका, अधोर स्तरीय कोशिका अधोर स्थिर कोशिका के आगे मिलकर क्या बनता है, अधोर स्तर कोशिका। अधोर स्तर कोशिका से अगर क्या मिलता है बच्चों, अधोर स्तर कोशिका के आगे जाके क्या मिलता है, क्या इसके आगे जाके आकार में वृद्धि होती है। इसके आगे जाके क्या होता है, आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि होती है। ये आकार में वृद्धि होकर इसमें परपोषु कोशिका, क्या परपोषु कोशिका, परपोषु कोशिका के अंदर क्या होता है, पहला समसूत्री विभाजन। परपोषु कोशिका के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन के आगे क्या बनता है, समसूत्री विभाजन के पश्चात दो बनती चीजें, दो चीजें क्या हो सकती, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरे में बनती है प्राथमिक प्रबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन बीजांड, मैं सीधा लिख रहा हूं प्राथमिक बीजांड या प्राथमिक बीजांड जनन कोशिका। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे सारे, टेंशन मत लेना, शिष्यांक क्लासेस पे। इसके बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन एक बार और होता है, इधर भी इधर क्या बनता है, भ्रूण कोश की भित्तीय निर्माण होता है। इसमें भ्रूण कोश की भित्तियों का निर्माण होता है। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कहलाती है। क्या गुरु बीजाणु किसका प्राथमिक जनन कोशिका का क्या बनता है, समसूत्री विभाजन के कारण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इधर समसूत्री प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के कारण क्या बनता है, भ्रूण कोश कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, समझ आया क्या बच्चों, क्या मैंने आपको अभी जैसे बताया, क्या समझ आया आपको, मुझे समझाना एक बार थोड़ा सा टॉपिक की, क्या आपने अभी समझाया तो। पराग ये क्या है, किताब ने पढ़ा ही है अभी। ये जो पराग है, ये परागण जब वर्तिकाग्र पर गिनते हैं, अभी तो आप समझे थे, यही परागण है। ये हवा द्वारा गिनते हैं, ये परागण। परागण के बारे में बता रहा हूँ। परागण चालू गया हमारा। परागण क्या, परागण एक तो होता है हमारा स्वपरागण, एक होता है हमारा पर परागण। सर ये क्या बढ़ाने लग गए, स्वपरागण पर परागण, अभी तक चलता ही नहीं क्या होता है स्वपरागण। जो स्वपरागण क्या होता है, सयुग्मन के कारण, और एक होता है क्या, समजात के पुष्प के कारण।
और इसमें पर परागण के अंदर क्या होता है, जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम। जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम, ठीक। जैविक माध्यम क्या है, जैविक माध्यम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैविक माध्यम क्या है हमारा, जैविक माध्यम क्या है हमारा, जैविक माध्यम, जैविक माध्यम वो है जिसमें कीट, पक्षी, चमगादड़, जंतु के माध्यम से होने वाले परागण पर परागण के अंदर जैविक माध्यम कहलाता है। और अजैविक माध्यम क्या है, वायु तथा जल के दौरान होने वाला परागण अजैविक माध्यम है। मैं सौ परागण आपको मैंने आपको कुछ बताया, सौ परागण, सौ परागण क्या है, सौ परागण क्या है हमारा, सौ परागण, सौ परागण, सौ परागण क्या है, जब परागण में स्वयं से ही बिना किसी माध्यम के वर्तिकाग्र पर आते या स्वयं के पुष्प पर गिरते हैं, ये सौ परागण कहलाते हैं। कैसे होता है, जैसे ये हमारा एक पुष्प है, ये पुष्प का एक पुष्प पर खिला हुआ पुष्प है और एक इसके नीचे एक और पुष्प खिला हुआ है। तो एक हम इसका उदाहरण ले रहे हैं हम गुड़हल के पौधे से, ठीक है बच्चों। एक इस पे क्या है हमारा पुंग प्रेशर लगा हुआ है, इस पे हमारा मादा क्या है, हमारा मादा जनन, ठीक है। अगर इसका परागण इस पे गिरता है तो हमारा स्वयुग्मन होगा, ठीक है। और अगर इसका परागण इस पौधे पे आगे गिरता है तो समजात पुष्प पे परागण होगा। ये गुड़हल का पौधा सेम पुष्प के दूसरे पुष्प के यहाँ पर गिरता है परागण, तो ये समजात पुष्प पे परागण होगा। स्व परागण द्विलिंगी पुष्प में ही जन्म संभव होता है, अन्यथा नहीं होगा। क्या, अन्यथा नहीं होगा। पर परागण, पर परागण क्या होता है बच्चों, पर परागण, परागण क्या होता है, पर परागण के बारे में बताओ बच्चों, क्या है पर परागण के बारे में बताओ बच्चों थोड़ा सा। पर परागण, परागण की क्रिया जिसमें परागण को वर्तिकाग्र के पास पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह ही पर परागण कहलाता है। परागण, पर परागण की विधि के लिए दो विधियां होती है। मैंने अभी जैसे बताया कि जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम। जैविक माध्यम जब परागण की विधि जैविक जीव जैसे कीट, पक्षी आदि की सहायता से संपन्न हो तो जैविक माध्यम द्वारा होता है। अजैविक माध्यम बाह्य आवरण जैसे उपस्थित वायु तथा जल की सहायता से परागण होते हैं, इन माध्यमों को अजैविक माध्यम होते हैं। अजैविक माध्यम किसमें होते हैं, जल और वायु में किसमें होते हैं, और जल, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। अजैविक माध्यम, अजैविक माध्यम में होने वाले जल के पुष्पों के नाम पूछ सकते हैं अगर किसी का पता नहीं है। हाइड्रिला किन की पौधों में होता है अजैविक माध्यम, हाइड्रिला जल के पौधे में लिखा रहा हूं मैं नाम। दूसरा क्या है, वेली सेनेरिया, वेली सेनेरिया। तीसरा कौन सा पुष्प है, तीन पुष्प होते हैं, क्या, समुद्री घास, इसको अपवाद भी मान लो, अपवाद मत मानो, कर रहा हूं, ठीक। और वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा होने वाला, वायु द्वारा होने वाला वायु द्वारा होने वाला गेहूं और जलकुंभी, दो उदाहरण याद रख लो, गेहूं और जलकुंभी। कौन सा पुष्प याद रखना है, गेहूं और जलकुंभी। बच्चों बच्चों मैंने कुछ छोटा तो नहीं, बता देना। बच्चों हमारा 20 में टॉपिक रह गया था, क्या रह गया था,
मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो 4 बनती है, इसमें 3 तो नष्ट हो जाती है, 1 की वृद्धि होती है, जिसमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये मादा युग्मन के दौरान कैसे ये विभाजन की मैंने आपको समझा नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा ये टॉपिक छोटा सा रह गया था, अब मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होता है ये समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। देखो ये हमारा प्रथम समसूत्री विभाजन के दौरान होता है। इसके बाद 2 कोशिकाएं बनती है इसके अंदर। समसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर 4 कोशिकाएं बन जाती है, 2 से क्या 4 कोशिका बन जाती है। समसूत्री विभाजन थर्ड के दौरान, समसूत्री विभाजन के दौरान ये 4 कोशिका से 8 कोशिका संरचना बन जाती है। ठीक है, फिर ये क्या इसके बाद हमारे देखो ये 3 ऊपर चली जाती है, 3 ये ऊपर चली जाती हैं, 3 नीचे चली जाती हैं, 2 बीच में आ जाती हैं। ये देखो जो संरचना होती है 3 6 7, इसके सबके अलग अलग केंद्र होते हैं। 7 कोशिकीय है और 8 केंद्र, ये इम्पोर्टेंट है, आप समझा देता हूँ और कुछ भाषा में समझा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे मेरे समझाने में। क्या निश्चित पूरी घटना युग्म का निर्माण मैंने पढ़ा दिया। प्रागण, जैसे प्रागण को प्राकोश से निकलकर वर्तिका बोलने की क्रिया को प्रागण कहलाते हैं। सब पूरा टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक था, बच्चों के रह गए सर, कुछ टॉपिक रह गया, मैं टॉपिक समझाने वाला था, कुछ टॉपिक रह गया, मैंने समझ गया। जैविक क्या है? जैविक क्या है? जैविक, अब ये जैविक के बारे में जैविक बताऊं। जैविक हमारा किसके द्वारा? कीट, पक्षी, चमगादड़, नहीं सरीसृप और मनुष्य। सर बोलेंगे मनुष्य है सर, किताब में है, एनसीईआरटी में मनुष्य दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? जल कीटों द्वारा होता है, इसमें जल में वाटर लिली और फोलिलम 100 फुट का होता है, 100 फुट का बुध होता है। आ सकेंगे इसलिए उसका टॉपिक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहा मैं? अनुन्मील्य पुष्प और अनुन्मील्य पुष्प, अनुनमील्य पुष्प। सीधा टॉपिक समझा दूं आपको। अनुन्मील्य पुष्प और मिल्य पुष्प क्या होता है? ये हमारा पुष्प है, इस पे एक क्या है? ये हमारी मादा, ये हमारी मादा, ये हमारा नर। ये एक और पुष्प है, ये जो पुष्प है जो थैली से ढका हुआ है। क्या अनुन्मील्य पुष्प में खिला हुआ पुष्प, जो खिला हुआ पुष्प होता है वह अनुन्मील्य पुष्प परागणी होता है। इसमें अनुन्मील्य पुष्प परागण होता है। जो बंद पुष्प होता है, कौन सा इसमें परागण होता है? अनुन्मील्य पुष्प परागणी होता है। कौन सा परागण होता है बच्चों? अनुन्मील्य परागण पुष्प होता है। ये क्या होता है सर? पूछ रहे हैं बच्चों सारे, घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत। जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ सफल करना है, 90+ बनाने हैं तो टॉपिक को पूरा पढ़ना होगा। कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है सर? ये पूछ रहे हैं बच्चे। कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है? ये उन पौधों में होता है जिनमें मनुष्य द्वारा स्वपरागण की होता है। इसमें विपोषण क्रिया, विपोषण शब्द में पढ़ा है एनसीईआरटी किताब में। और कौन सा होता है हमारा? एक है बैगिंग। ये बच्चों बैगिंग क्या होता है? बैगिंग बोरा वस्त्रकरण, किसको पता है? आपको पता सबको? बोरा वस्त्र सबको पता है, बोरा वस्त्र। विपोषण की क्रिया में क्या होता है बच्चों? विपोषण की क्रिया में स्वपरागण वाला पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, स्वपरागण में द्विलिंगी पुष्प को पुंकेसर की, जब ये पुंकेसर को चिमटी की सहायता से